हेलो दोस्तों, आज आपके यूनिक एजुकेटर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजीत कुमार और आज हम लोग बात करेंगे किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कि किसी भी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम लोग किसी द्विध्रुव को घुमाते हैं तो हमारा कार्य कितना प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और इसको समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आपको फिगर ड्रॉ किया गया है, देख सकते हैं। ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र जिसको हम लोग ई मान लिए हैं और इसमें दो द्विध्रुव है, यहाँ -q और यहाँ पे +q। दो द्विध्रुव है, दोनों को 12 दूरी पर रखा गया है और -q आवेश के कारण यहाँ पे -qe बल लगता है, जबकि +q आवेश के कारण +qe बल लगता है। और इन पूरे निकाय को थीटा कोण पर रखा गया है। तो इसको हम कैसे लिखने का प्रयास करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिएगा। इसको लिखेंगे, माना कि दो विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है। समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है जिसकी सार्थक व्यवस्था को थीटा कोण पर सजाया गया है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान Q × 12 है, जहां हम लोगों को विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की गणना करना है। और इस पूरे सिस्टम को हमारे चित्र में दिखाया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाएंगे तो क्या कार्य हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, देखिएगा। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, और हम आपको बता चुके हैं बल आघूर्ण टाउ बराबर में कितना होता है। इसके पीछे वाले वीडियो में Pe sin थीटा कितना होता है भाई जी, Pe sin थीटा। ये बात हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट समझेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्य कैसे प्रारंभ होता है। तो कार्य को प्रारंभ करने के लिए देखिए, मान लीजिए कि यदि सूक्ष्म विस्थापन d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य dw, देखिए d थीटा, ये पूरे सिस्टम को थीटा में रखा गया है और थोड़ा सा इसको हम घुमा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं d थीटा पर। कैसे घुमाएंगे, देखिए ये क्रिया रेखा आपको इस साइड में है और ये क्रिया रेखा इस साइड में है। घुमाने का प्रयास इस साइड से होगा, यानी कि क्लॉकवाइज होगा हम लोगों का। देख सकते हैं आप, ये तीर का निशान इस साइड की तरफ और ये इस साइड की तरफ। तो घुमाने वाला काम इस साइड की तरफ होगा, यानी कि क्लॉकवाइज होगा। और इसे किसने घुमाया जा रहा है जी, d थीटा कोण पे घुमाया जा रहा है। और घुमाने पर कितना कार्य हो रहा है, तो dw कार्य हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यदि सूक्ष्म विस्थापन d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य dw हो, तो यहां लिखेंगे यदि सूक्ष्म विस्थापन d थीटा पर घुमाने में किया गया कार्य dw हो, तो देखिए d क्या होता है जी, d का मतलब छोटा या परिवर्तन। d का मतलब यहाँ छोटा समझते हैं, ये बड़ा सा सिस्टम है थीटा पर है और इसे छोटा d थीटा पर घुमा रहे हैं।
तो जब छोटा वैल्यू को लेकर के हम लोग कोई काम करेंगे तो हमारा वर्क फंक्शन कितना होगा जी, एक छोटा कार्य मिलेगा यानी डी डब्ल्यू मिलेगा। तो यहाँ हम लोग को प्रयोग की दृष्टि से कितना प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिए कि आपको एक बात याद रखना है, प्रयोग से डी डब्ल्यू बराबर हम लोग को मिलता है 2d थीटा। कितना मिलता है जी, 2d थीटा, जहां 2d थीटा बराबर टाउ होता है। कितना होता है जी, 2d थीटा बराबर में टाउ होता है, और टाउ आपका परिवर्तन का दर होगा या बलागुण होगा। तो अब हम बात करेंगे जब टाउ होगा तो इस तरह से देखते हैं कि डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर में 2d थीटा बराबर कितना हो गया जी, तो टाउ हो गया, तो टाउ हम लिख लिए। और जब टाउ लिखते हैं तो इसे देखिएगा आप समीकरण 1 से, आपको कितना प्राप्त होता है, तो डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू और टाउ का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, पीई साइन थीटा, तो हम लोग को डी डब्ल्यू बराबर में यहाँ मिला पीई साइन थीटा। इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम लोग देखिए बात करेंगे, यहाँ तो छोटा सा कार्य था डी डब्ल्यू, छोटा सा कार्य था तो हम लोगों को मिला पीई साइन थीटा। जब पीई साइन थीटा मिला तो अब इसको हम लोग टोटल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, क्योंकि ये छोटा ही कार्य था हम लोग। अब पूरा कुल के बारे में समझ लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य को समझने के लिए आगे हम लोग इधर लिखते हैं, देखिएगा अब हम लोग बात करेंगे कुल कार्य के बारे में। कुल कार्य कितना होगा, जब कुल कार्य के बारे में बात किया जाता है तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को फिजिक्स में आपका इंटीग्रेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, इंटीग्रेशन निकालते हैं। और इंटीग्रेशन निकालेंगे कहां से कहां तक निकालेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन जो हम लोग को पढ़ना है दो तरह का, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो निश्चित में आपका और अनिश्चित में क्या होता है, तो अनिश्चित में इंटीग्रेशन के साइन पर लिमिट नहीं दिया गया रहता है, जबकि निश्चित समाकलन में लिमिट दिया गया रहता है। जैसे कि डी डब्ल्यू का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं कहां से कहां तक करेंगे जी, तो W1 से W2 तक, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं कहां से कहां तक, Q1 से लेके Q2 तक। इसको हम समझ लेते हैं Q1 से Q2 तक। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो आपको केवल मिलेगा W, और W का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो W1 से लेकर के W2 तक। और यहां देखिए इंटीग्रेशन करते हैं PE sin थीटा, तो PE क्या होता है, तो P आप पढ़े भी होंगे और E पढ़े हैं, दोनों पढ़े हैं और दोनों निश्चित होता है, इसलिए PE, क्योंकि निश्चित राशि का इंटीग्रेशन नहीं निकाला जाता है तो PE को बाहर कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचता है क्या जी, sin थीटा, और कहां से कहां तक, Q1 से लेकर Q2 तक। देखिएगा अब यहां हम बात करेंगे W, तो W का वैल्यू तो उतना ही रहने देते हैं। W कहां से कहां तक, W1 से लेकर W2 तक, और ये PE का PE और sin थीटा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos थीटा। कितना होता है जी, माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा हो गया कहां से लेकर, Q1 से लेकर के Q2 तक। अब ध्यान रखिए कि आपका जब माइनस cos थीटा हो गया तो इस माइनस को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो W कहां से कहां तक, W1 से लेकर W2 तक, और यहाँ माइनस बाहर कर लेते हैं तो वैल्यू मिलता है माइनस PE, अंदर में बचेगा कितना जी, cos थीटा, कहां से कहां तक, Q1 से लेकर Q2 तक। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ से W कहां से कहां तक, W1 से लेकर W2 तक, और ये माइनस PE तो है ही, लेकिन अगर हम क्या करें कि इसमें से माइनस कॉमन करें,
यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन करते हैं, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा cos थीटा। लेकिन ध्यान रखिए कि हम माइनस कॉमन किए हैं और माइनस जब यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो इस लिमिट को ऊपर नीचे कर लेते हैं, ऊपर नीचे करने पर यह माइनस के वैल्यू को पूरा कर लेता है। तो अब हमारा Q1 नीचे था, Q2 ऊपर था। अब हम क्या करेंगे, Q2 करेंगे नीचे और Q1 करेंगे ऊपर, यानी कि अब हो जाएगा Q2 से लेकर Q1 तक। और इस तरह से हम लोगों का ये चीज समीकरण जो होगा प्लस में भी मिल जाएगा और मान में कोई परिवर्तन भी विशेष नहीं होने वाला है। आइए इसके बाद देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। देखेंगे तो इस तरह से अब हम लोग निश्चित समाकलन यानी कि निश्चित इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं कि ये जो लिमिट होता है इस वैल्यू के जगह पे दोनों को बारी बारी से रखा जाता है और दोनों को माइनस में रखा जाता है। कैसे रखेंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा अब w की जगह पे क्या रखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला रखते हैं w2 माइनस w1। w की जगह पे क्या रख देंगे w2 माइनस, यानी कि w2 उठा करके यहाँ पे रखेंगे और फिर से यहाँ w1, यहाँ से देख लेंगे, फिर से w2 यहाँ पे रखेंगे और माइनस फिर w1 रखेंगे। अब फिर से ये हो गया हमारा चीज। अब इसके बाद यह हम लोग का मिला हुआ है PE और देखेंगे यहाँ पे cos थीटा, तो थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो एक बार Q1 रखेंगे और एक बार Q2 रखेंगे। कैसे रखते हैं देखिए, इसको रखेंगे cos Q1 माइनस cos Q2। तो इस तरह से लिमिट भी हम लोगों का समाप्त हो गया। तो अब हम लोगों को मिला क्या जी, W2 माइनस W1 इक्वल PE इंटू cos Q1 माइनस cos Q2। और आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि जब W2 माइनस W1 यानी कि ये आपका सब्ट्रैक्ट है, घटाव है, और घटाव का मतलब होता है परिवर्तन, घटना परिवर्तन। जब परिवर्तन की बात आएगी तो इसको हम लोग डेल्टा से सूचित कर लेंगे, यानी कि इतना ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं डेल्टा W। और डेल्टा W बराबर में क्या मिल जाएगा हम लोगों का, तो PE और क्या मिलेगा जी cos Q1 माइनस cos Q2। देखिएगा तो ये चीज हम लोगों का मिल गया। अब हमको जब ये चीज मिल गया तो कुछ केस समझते हैं, यहाँ से केस पढ़ेंगे और उस केस से संबंधित जो बातें होगी उसको वहां पे फुलफिल करेंगे। मान लीजिए कि Q1 का वैल्यू 0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं जी, Q1 का वैल्यू 0। इफ Q1 इक्वल 0, Q1 इक्वल कितना मान लिए 0 मान लिए, और Q2 इक्वल थीटा मान लिए। कितना थीटा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग एक समीकरण के रूप में मान लेते हैं। अब हम लोग कितना समीकरण मानेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ 2 समीकरण माने थे तो इसको हम लोग तीसरा समीकरण मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि इफ अगर Q1 का वैल्यू 0 मानते हैं, Q2 का वैल्यू थीटा मानते हैं, वैल्यू को रखा जाए, डेल्टा W बराबर में आपका मिलता है PE और यहाँ पे देखिए cos Q1, तो cos Q1 और Q1 का वैल्यू कितना 0, तो हो जाएगा cos 0 माइनस cos Q2 का वैल्यू कितना लिया है जी हम लोग थीटा, तो हो गया थीटा। अब ध्यान रखें यहाँ पे डेल्टा W बराबर PE और cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है जी 1, तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोगों को 1 माइनस cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो वर्क फंक्शन हम लोगों का मिलता है, ये वर्क फंक्शन का एक समीकरण हम लोगों का यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। परंतु ये पूर्ण रूप से हमारा अभी वर्क फंक्शन का समीकरण नहीं है। इसको कैसे समझेंगे, तो एक तरह से और भी उसको समझाया जाता है, जिसको इक्वेशन बी में समझ लेंगे। यानी कि इतना हो सकता है, ज्यादा क्या लिखे इसके नीचे ही लिख देते हैं। मान लीजिए कि यही कार्य जो होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में।
यहां लिख भी सकते हैं, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है जी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना मिलता है? तो यहाँ पे वर्क फंक्शन स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से डिनोट करते हैं। और इस तरह से U इक्वल क्या मिल जाएगा हम लोगों को? तो डेल्टा W। U इक्वल क्या मिल जाएगा जी? डेल्टा W। और जब U इक्वल डेल्टा W मिल जाएगा तो U बराबर हम देखते हैं डेल्टा W, और डेल्टा W का समीकरण हम लोग को क्या मिला हुआ है? डेल्टा W का समीकरण मिला हुआ है PE cos Q1 माइनस cos Q2। तो इस तरह से हम लोगों का ये इक्वेशन बी जो है समीकरण जो मिला वह कार्य का समीकरण मिला। तो इस तरह से यहां तक भी आप प्रूफ करके छोड़ सकते हैं और यहां तक भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया। आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक हम लोग अंतर जान लेते हैं। विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच अंतर जानते हैं कि उसकी तुलना कर लेते हैं। अंतर कहें या तुलना कहें, इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जानेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच तुलना। हेडिंग्स क्या होगा हम लोगों का? विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना देखेंगे। तो दोनों के बीच हम लोग तुलना जानेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, तो इसमें हम लोग दोनों की तुलना जानेंगे, और तुलना करने के लिए आप पेज को दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, और एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और एक तरफ आपका विद्युत बल। अब देखने का प्रयास करेंगे, बारी बारी से हम लोग इनके गुणों को जानेंगे, तुलना हो जाएगा। देखिए, विद्युत बल जो होता है उसमें आकर्षण तथा विकर्षण दोनों होता है। क्या क्या होता है जी? आकर्षण तथा विकर्षण दोनों होता है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ क्या है कि यह दो आवेशों के बीच आकर्षण भी होता है और इनके बीच विकर्षण भी होता है, यानी कि ये आपस में अट्रैक्ट भी होते हैं
और रिपल्सन भी करते हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। क्या होता है जी? केवल आकर्षण होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु को अपनी तरफ केवल खींचने का काम करती है, विकर्षित करने का काम नहीं करती है। आइए दूसरा जानते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा में देखेंगे विद्युत बल जो होता है वह आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। किसके बीच? आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इसके बीच आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है आपका विद्युत बल। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर। किस पर जी? दूसरा, पदार्थ के द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम आपको। विद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि पदार्थ के द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल। कैसे इसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आवेश है और यहाँ पे भी कोई आवेश है, और आवेश के बीच का क्या माध्यम है। जैसे कि हम लोग इसमें माध्यम पढ़े थे, कांच माध्यम है, मोम माध्यम है, पानी माध्यम है, हवा है, निर्वात है, उस पे यह निर्भर करेगा। जबकि पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा उस पे हम क्या से समझेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ हो गया और ये कोई दूसरा पदार्थ हो गया, तो पदार्थ के बीच का ये जो माध्यम है ना, इस पे निर्भर नहीं। पदार्थ के अंदर ये पदार्थ जो है किसका बना हुआ है, उस पे ये निर्भर करेगा। ये पदार्थ के प्रॉपर्टीज पर, पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, और इसके इंटरनल माध्यम पर निर्भर करेगा, जबकि ये आउटरनल माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म से, यानी कि इसके नेक्स्ट टॉपिक को, कि इसमें और भी क्या तुलना हो सकती है। जैसे देखिएगा, इसको जैसे में नोट कर सकते हैं या तुलना में भी रहना छोड़ सकते हैं। देखिए, विद्युत बल जो होता है वह दो प्रोटॉनों के बीच, ध्यान रखें, कितने जी? दो प्रोटॉन के बीच। विद्युत बल जो होता है दो प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना बड़ा होता है। 10 के पावर 36 गुना बड़ा होता है। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे विद्युत बल दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना बड़ा होता है। कितना होता है? बड़ा होता है। फिर से उसमें ये बात कैसे लिख सकते हैं? तीसरे कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल से दो प्रोटॉनों के बीच 10 के पावर 36 गुना छोटा होता है। कितना होता है जी? छोटा होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका तीसरा भी जानेंगे। तो ये प्रोटॉनों के बीच था। अब हम लोग इसके 4 नंबर वाले को, इलेक्ट्रॉनों के बीच को जान लेते हैं। फिर से देखेंगे, विद्युत बल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 43 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है जी? 10 के पावर 43 गुना बड़ा होता है। और उसमें ये बात कैसे लिखेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल से दो इलेक्ट्रॉनों के बीच 10 के पावर 43 गुना 10 के पावर 43 गुना छोटा होता है। छोटा होता है।
तो ये था आपका बड़ा और छोटा गुणक। अब इस तरह से इसके पांचवें गुण को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका पांचवा गुण क्या हो सकता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। प्रबल का मतलब मजबूत, शक्तिशाली होता है। यानी कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है, जबकि इसमें क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल से बहुत अधिक दुर्बल होता है। क्या होता है जी? दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, शक्तिहीन, लाचार, यानी कि ये काफी कमजोर होता है। तो इस तरह से हम लोग विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना हम लोग जाने, और इस तरह से हम लोगों का ये आज लास्ट टॉपिक था। और हम लोगों का ये फर्स्ट अध्याय भौतिकी विज्ञान का फर्स्ट अध्याय भाग 8, ये 8वां वीडियो है मेरा। और इस तरह से ये 8वें वीडियो के बाद ये फर्स्ट अध्याय जो है आज समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय जैसे हम लोग फर्स्ट अध्याय पढ़े थे एकदम पूरा डिटेल्स शुरू से अंत तक 8 वीडियो में ये पूरा समाप्त हुआ है, उसी तरह से हम लोग दूसरे अध्याय को भी स्टार्ट करेंगे और शुरू से अंत तक हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं फर्स्ट अध्याय पढ़ाया हूं उसी तरह से सेकंड अध्याय भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको फर्स्ट अध्याय में अब तक जितना पढ़े हैं उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या हुई है या कहीं समझ में नहीं आया है या आपकी विचार से लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, तो उसको आप कमेंट करें या मेरे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक को और ज़्यादा समझना है, या अगर कुछ पूछना चाहते हैं फर्स्ट अध्याय से कोई न्यूमेरिकल कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। और आप कोशिश करेंगे कि जितना हम लोग जोश उमंग के साथ फर्स्ट अध्याय को पढ़े थे उससे भी ज्यादा जोश उमंग के साथ सेकंड अध्याय को पढ़े, क्योंकि संजीत कुमार आपसी बात ये हमेशा कहता है और मेरी बात को याद रखना कि अपने जीवन में कुछ ऐसे कर जाना चाहिए, कुछ ऐसे जीवन में करना चाहिए कि आदमी को सिंपल रहना, लोग आपकी मजबूरी नहीं आपको एक बड़प्पन का सम्मान दे, तब जाकर के हमारा पढ़ाई जो होगा बेहतर हो सकता है। यानी कि ज्यादा हम लोग सिंपल ही रहने का प्रयास करेंगे और सिंपल में ही हम लोग सब कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट अध्याय संपन्न होता है। तो फर्स्ट अध्याय के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलते हैं सेकंड अध्याय में।